झटका तो हम खिला नहीं पाएंगे नेताजी। ऐसा है, एक बार हलाल खा के देखिए, उंगली न चाट खाए तो मेमना जिंदा कर देंगे। रफीक ने गंभीर आवाज में ही कहा। भैया, दर्द किसमें ज्यादा होता होगा? बिरजू ने अचानक ही पूछ लिया। दर्द तो बेटा सेक्स में ज्यादा होता है, रफीक ने फौरन जवाब दिया। अरे, बजरंग बली का नाम लीजिए भैया, हम पूछ रहे हैं झटका में कि हलाल में? बिरजू ने कान पकड़ते हुए कहा। पता नहीं बे, लेकिन सुने हैं कि झटका में ही होता है। रफीक चहलकदमी करते हुए अनुपम तक आया और उसकी गर्दन पर छुरा रखते हुए बोला। कैसे, बताइए जरा, बिरजू ने पूछा, जिसके जवाब में रफीक ने अनुपम के बाल पकड़कर उसे आगे की ओर झुकाते हुए उसकी गर्दन पर छुरा रखकर कहा। देखो, यहाँ से ऐसे मारेंगे तो सिर तो अलग हो जाएगा एक बार में, लेकिन दिमाग अचानक से जिस्म को कुछ बता नहीं पाएगा, इसलिए दर्द होगा। आदमी नहीं नहीं, मेरा मतलब है जानवर तड़पेगा। ये झटका हुआ। और हलाल में? बिरजू को भी अनुपम के ऊपर किया जा रहा नमूना पसंद आ रहा था। उसमें दिक्कत भी कोई नहीं है। देखो, ऐसे गर्दन पीछे करना है, और ये है नस, ये वाली, ये उभर कर आ रही है, यही वाली, बस इसको रेत देना है, काम खत्म। खून में ऑक्सीजन का सप्लाई बंद, कोई दर्द नहीं, आराम से कुर्बानी हो गई समझो। रफीक ने अनुपम के बाल छोड़ते हुए कहा। ऐसी स्थिति अनुपम को भयभीत करने के लिए बयान की गई थी। अनुपम डर भी गया था, फिर भी यह उसका जज्बा ही था कि वह संयत था। बात रफीक ने ही फिर छेड़ी। मालिक, आपको कृष्णानंद मौर्य याद है? हाँ, पिछले चुनाव में ठीक ठाक माहौल था उसका, बाद में पता नहीं क्यों बलिया छोड़ गया। अनुपम ने धीमे से ही कहा। बलिया नहीं, दुनिया छोड़ गया कृष्णानंद, रफीक ने कड़ी और जिस्म को बेद देने वाली आवाज में कहा। कुछ क्षण को पूरे झोपड़े में मुर्दा खामोशी छाई रही। अगली आवाज फिर रफीक की ही आई। जिला प्रमुख का आदेश था, इसी ईट भट्टा में जा ही नहीं रहा था। 3 लोग लगे थे, घिसट रहा था, देह छोड़ दिया था एकदम। हमको भी लगना पड़ा, तब जाके काम हुआ। अब की खैर, प्रमुख जी का आदेश तो नहीं है, लेकिन ईट भट्टा तो है, रफीक ने कहा। गर्मी और मारे डर के अनुपम के ललाट पर पसीना चुचुढ़ा गया। हमें क्यों उठाया है? अनुपम ने अब सीधा मुद्दे की बात की। बैठाने के लिए, रफीक ने भी मुद्दा ही बयान किया। लेकिन उससे क्या होगा? अनुपम ने अभी इतना ही कहा कि रफीक के बोलने से पहले बिरजू बोल पड़ा। भैया, हम कह रहे हैं, इसको कुर्सी सहित भट्ठे में फेंकिए, आहुति दीजिए, गंगा मैया की जय बोलिए। हम फिर कह रहे हैं, ये मगर बट परंतु लेकिन वाला सब माँ का भी नहीं होता है। निकलते वक्त भी मगर बट परंतु लेकिन लगाए रहता है। बिरजू की आंखों में गुस्सा देखकर अनुपम ने फौरन कहा। मेरा मतलब है कि हम शीत प्रत्याशी हो जाते हैं, प्रचार विचार नहीं करेंगे, एक तरह से बैठना ही हुआ, वैसे ही हार जाएंगे। नहीं, आप उठेंगे तो चाहे समर्थन दे या न दे, वोट बटेगा, इसलिए बैठ जाइए, रफीक ने कहा। रफीक के ऐसा कहने पर अनुपम कुछ क्षण के लिए मौन हो गया, मगर उसे जवाब तो देना ही था, और जवाब भी रफीक के मन मुताबिक ही देना था। इसलिए उसने कहा, ठीक है, 50,000 से ऊपर खर्चा हो गया है, उसका कुछ करवा दीजिए, मिल जाएगा। उम्मीदवारी मत भरिए, और संजय नेता को जरा अपने गांव गया छपरा घुमा दीजिए। आप साथ रहेंगे तो नेता को संबल रहेगा। रफीक ने पीछे से उसका हाथ खोलते हुए कहा। और झुन्नू भैया? अनुपम ने पूछा। आप नहीं होंगे तो झुन्नू भैया संजय नेता को समर्थन दे ही देंगे, रफीक ने कहा। ठीक है, मगर अगले चुनाव में आपको हमारा समर्थन करना होगा, अनुपम ने हाथ झटकते हुए कहा। वादा रहा? मटन बने, खाएंगे? रफीक ने पूछा। नहीं, घर निकलेंगे, 11 बजने को हुआ, अनुपम ने घड़ी देखते हुए कहा। जैसी इच्छा बिरजू, नेताजी को ढाला तक छोड़ दो, बैरिया वाली बस पकड़ पकड़ लेंगे, रफीक ने कहा। लेकिन अभी कहाँ मिलेगी बस, आखिरी बस तो 9 बजे ही। अनुपम की इस बात पर रफीक ने मुस्कुराते हुए कहा। 2 घंटे से सवारी लिए आपके इंतजार में खड़ी है बस, आप पहुंचेंगे तभी चक्का हिलेगा। चलते हैं रफीक भाई, कहकर अनुपम रफीक के गले मिला। खुदा हाफिज। और सुनिए, गले मिले हैं, धोखा न खाइए दीजिएगा, न तो भट्ठे में आग हमेशा रहती है। कहते हुए रफीक चुप हो गया। मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। बिरजू और नसीम अनुपम को लेकर ओझल होते गए। सुदूर शहर की इसी रात में चौक की लैंप पोस्ट के नीचे बैठे डॉक्टर साहब ने अपने साथ सिमट के बैठे कुत्तों को सुनाया।
गुलाम कादिर खान जवां मर्द था। लाल किले की शहजादियां ही नहीं, बेगमें और बांदियां भी उस पर फिदा थी। बादशाह शाह आलम को शहजादियों के खराब हो जाने का डर सताने लगा। उसने एक गुलाम कादिर का बधिया करा दिया, ख्वाजा सरा गुलाम कादिर खान। बादशाह ने बार बार उसे अपमानित करने की गलती की। गुलाम कादिर खान बदले की मन में सुलगाए मौका तलाशता रहा। डॉग साहब हथेलियां मलते रहे, साथ बैठे कुत्ते कू कू करते रहे। तेरी बेरुखी और तेरी मेहरबानी, यही मौत है और यही जिंदगानी। प्यार का बुखार रफीक पर इस कदर तारी था कि दिन रात जब भी मौका मिले उसका जान पुराण शुरू हो जाता था। आज भी संजय और रफीक कॉलेज में ही थे कि तभी उजमा का फोन आया। संजय रफीक के चेहरे के भाव से ही समझ गया कि फोन उजमा का ही है। दोनों हालांकि कॉलेज लाइब्रेरी में किताबों की बाबत पूछने आए थे, जिसके लिए उन्होंने प्रधानाचार्य से लिखित प्रार्थना की थी। मगर रफीक का फोन एक बार चालू हुआ तो संजय जानता था कि इस स्थिति में फोन के साथ लाइब्रेरी नहीं जा सकते, सो दोनों ही मैदान में घास पर बैठ गए। रफीक बातों में मशगूल रहा। रफीक को बात करते संजय सुनता रहा। बातें क्या थी, रफीक बस हाँ में हाँ मिला रहा था। हाँ जान, सही जान, नहीं जान, वही बिल्कुल वही जान, ठीक सही जान। आज बात नहीं करोगी? क्यों नहीं करोगी? संजय पहले तो ध्यान लगाए सुनता और मौज लेता रहा, मगर जब जान का पहाड़ा 19 के पहाड़े की तरह असहनीय हो गया तो उसने टोका, मियाँ, जान का सैकड़ा लग चुका है, 108 बढ़िया नंबर है, वहीं खत्म करके जल चढ़ा दो। हाँ नहीं जान, वो नेता किसी और से बोल रहा है। हाँ जान, कॉलेज में ही है। रफीक ने बात संभालने की कोशिश की। अरे सुनो तो, जान जान। रफीक कोशिश करता रहा फोन, मगर दूसरी तरफ से कट गया। रफीक ने मन महसूस कर कहा, तुमको क्या मिल गया अब नेता, प्रेमी युगल के बीच ढेला फेंक के? कब से जान जान करके जान लिए हो साले। नया नया प्यार है नेता, तुम नहीं समझोगे। रफीक ने मोबाइल पॉकेट में रखते हुए कहा। हाँ नई 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 बहुरिया करेला में भी तड़का लगा देती है। क्या बतियाते हो गई इतनी देर? देखो नेता, बतियाने का तो ऐसा है कि फ्यूचर प्लान होता है, उनके दिमाग में सब फिक्स होता है। पर्दा कैसा लगेगा, चादर कैसा, गद्दा कैसा। तुम साले बाप के बगल में सो जाते हो। किंग साइज बेड के बारे में जानते हो कुछ? इधर से उल्टो तो उधर, उधर से उल्टो तो इधर। यह भी नहीं, उन्हीं से पता लगेगा नीला रंग भी 19 तरह का होता है। 7 जन्म में भी ज्ञान था तुमको। वही बताएंगी कि आपकी शेरवानी क्रिश्चियन ब्लू कलर की होगी। अब बताते फिरो बद्री प्रसाद छेदी लाल एंड सन्स वाले बुढ़ऊ को कि चचा निकाल दो क्रिश्चियन ब्लू। मैट्रेस भी 8 तरह का होता है, तुमको पता है? साइड सोने के लिए अलग, फ्रंट के लिए अलग, बैक के लिए अलग, हवा वाला अलग, पानी वाला अलग, दिलजानी वाला अलग। फोम मैट्रेस से कमर में दर्द होता है, और ये तुमको करलोन वाला नहीं बताएगा, यही बताएंगी। तुमको कोहड़ा पता है, चटाई पर सोने वाले आदमी? रफीक का कहना जारी रहा। कहती है शराब जिस दिन पीकर आए उस दिन मेरा मरा मुंह देखेंगे। बेचारी को यही नहीं मालूम कि जिस दिन नहीं पिए उस दिन मेरा मरा मुंह देख लेगी। कहते हुए रफीक को हंसी की रेल लग गई। अब अंत करो अब, संजय ने हंसते हुए कहा। अंत अभी तो प्रारंभ नहीं हुआ नेता, अभी तो घर वालों तक बात ही नहीं आई। अब्बू लीफ वाली चाय ही पीते हैं, अदरक तो बिल्कुल नहीं। पता है तुमको? बताओ, सरकंडे का इतना भाव, बाहर मिले तो लीड और लीफ में अंतर न कर पाए। संजय ने उजमा के पिता की बाबत कहा। भीतर की बात हो रही है बे, ये सब शादी के बाद का प्लान है, रफीक ने कहा। शादी के बाद तक का प्लान फोन पर कर लेते हो साले, और फोन पर करने वाला काम कब करते हो? संजय ने चुहल करते हुए पूछा। मारो नेता, उस पर आओ तो कुरान पाक का हवाला दे दिया जाता है, सब हराम हो जाता है। और तो और मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब का 2-4 नसीहती बयान का वीडियो फॉरवर्ड हो जाता है। एक बार कहे कि गले लगाने का मन है तो नसीहत आया कि आप मन में मुझे महबूब कहें। महबूब कहते वक्त आपके होंठ 3 दफा एक दूसरे से मिलेंगे, गले भी तो 3 दफा ही मिलते हैं। बताओ अब कैसे समझाएं कि हमको प्यार करना है, ईद नहीं मनाना है? रफीक ने सिर पकड़ते हुए कहा। निकाह पढ़वा लो मियाँ, जब इतना झेल ही रहे हो तो कायदे से झेलो, संजय ने हंसते हुए कहा। बस तुमको इलेक्शन जितवा ले, फिर निकाह भी पढ़वा लेंगे नेता। वही तो मुश्किल लग रहा है। क्यों मुश्किल क्यों? रफीक ने फौरन ही पूछा, जिसके जवाब में संजय थोड़ी देर रुका और फिर कुछ सोचते हुए बोला। जानते हो, छात्र नेता के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? संजय ने पान की पत्ती का कोना दांत से काटा। आंख में विक्स लगा के रोते हुए वोट मांगना।
जैसे लगे कि चचा मर गए हैं। रफीक ने बेतकल्लुफी से कहा, नहीं मियाँ, सबसे मुश्किल काम है लड़कियों के सामने हाथ जोड़ना। क्या पता इसी में से किसी के साथ दिल जुड़ जाए। संजय ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। पान की कसैली शायद दांतों के बीच कहीं फंस गई थी। पैसा जोड़ लो पहले, पंफलेट छपवाने का पैसा है नहीं। अध्यक्ष ही लड़ेंगे, बाप के नाम साग पात, पूत के नाम परोरा। रफीक ने ताना दिया। संजय अभी इसका जवाब देता उससे पहले ही बिरजू पीछे से आ गया और पहली ही बात सुनकर बोला, भैया पंफलेट से याद आया, एक अजीब बात हो रही है। शहर भर में लगाए पंफलेट कोई फाड़ दे रहा है। अजीब क्या है इसमें? अनुपम राय के लखेरे होंगे। ध्यान रखो, दिखे तो बताओ, लकलका सुझा देते हैं। रफीक ने कहा, यही तो अजीब बात है भैया कि अनुपम राय का भी बैनर पोस्टर फट रहा है। मतलब फाड़ने वाला कोई अंतर नहीं कर रहा है। फिर प्रिंटिंग प्रेस वाले होंगे साले, उन्हीं को फायदा होगा। दोनों ओर का पोस्टर फाड़ के रात में गश्ती मारो बिरजू, नहीं तो साला दिवाला निकल जाएगा। दिवाला बाद में, उधर देखो दिवाली निकल गई तुम्हारी। संजय ने इतिहास की क्लास की तरफ इशारा करते हुए कहा। इतिहास की क्लास के बाहर उजमा अपनी सहेलियों से मुखातिब थी। अरे आज कैसे? आज तो क्लास नहीं था इसका। रफीक ने आश्चर्य से कहा। खूब बढ़िया मियाँ, मतलब अब बहू बेगम का टाइम टेबल भी याद है। ऐसे तो जीत लिए हम अध्यक्षी। संजय ने रफीक की खिंचाई करते हुए कहा। बक साले, अबे वो तो इसलिए याद है कि ये टाइम टेबल हम ही बनवाए थे इतिहास वाले मास्टर साहब से कह के। बहू बेगम के लिए टाइम टेबल चेंज करवाए? हाँ बे, वो उसको हर बुधवार जरी का काम सीखने जलालपुर जाना होता है ना, इसलिए। रफीक ने जरा शर्माते हुए ही कहा। बहुत बढ़िया मियाँ राम, इतना ही बना के रखे हो तो हमारे लिए भी कह दो ना। डीसी साहब से सीधे अध्यक्ष बनवा दो, इलेक्शन का टंटा खत्म कर दो यार। अबे आओ नेता, आज तुमको इतिहास का वोट दिलवाते हैं, चलो। रफीक ने उजमा को देखते हुए कहा, जो अब तक रफीक को देख चुकी थी। नहीं मियाँ, तुम ही सीखो कशीदाकारी। हम और बिरजू आते हैं जरा लाइब्रेरी की ओर से। देखे जरा पढ़ाकों की हवा किस ओर है। कहकर संजय और बिरजू लाइब्रेरी की ओर बढ़ गए। रफीक उजमा की ओर बढ़ा। रफीक को आता देख कुछ लड़कियां तो इधर उधर हो गईं। उजमा मगर अपनी दो एक दोस्तों के साथ दिखावे की बातें करते हुए वहीं खड़ी रही। तस्लीम रफीक के पास पहुंचकर धीमे से कहा। उजमा ने जाहिर तौर पर इसका कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी परेशान भी नजर आई। रफीक बात को भाप तो गया, मगर फिर भी उसने बात की। आपकी किताब लाइब्रेरी में आ गई है, शुक्रिया। कहते हुए उजमा ने ऐसा बर्ताव किया जैसे वह फिल वक्त उससे कटना चाह रही है। किताबें तो दिला देते हैं, कभी क्वेश्चन पेपर भी दिला दीजिए। बुरके के अंदर से ही किसी सहेली की आवाज आई, जिस पर बाकी की सहेलियां खिलखिला उठी। रफीक भी बस मुस्कुरा दिया। उसे उजमा का यह व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। आज भी उसने कहा कि वह बात नहीं करेगी। कटी कटी सी भी लगी। उसने फिर भी उजमा से कहा, आप कहें तो किताबें निकलवा दूं? जी नहीं शुक्रिया, मैं निकलवा लूंगी, आपको तकलीफ होगी। इसमें तकलीफ की क्या बात है? हालांकि यह कहते हुए रफीक को तकलीफ हुई क्योंकि वह उजमा से इस तरह के तकल्लुफ का अभ्यस्त नहीं था। शुक्रिया आपका, मगर मैं थोड़ी देर में लाइब्रेरी ही जाऊंगी, इशू करा लूंगी। उजमा ने यूं ही कहा जैसे वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। बेहतर, कहकर रफीक मुड़ गया। उसे उजमा के इस व्यवहार से हैरत भी हुई, गुस्सा भी आया और इतनी लड़कियों के सामने अपने अपमानित होने का एहसास भी हुआ। उसे लगा कि अपने दोस्तों के सामने उजमा शायद खुलना नहीं चाह रही हो, मगर फिर भी उसे यह सब कुछ थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि अच्छा हुआ कि संजय और बिरजू नहीं आए, वरना उसकी स्थिति पर दोनों फिर खूब हंसते। वह बुझे मन से पीछे की ओर मुड़ा ही था कि बिरजू बदहवास भाग कर आता हुआ दिखाई पड़ा। क्या हुआ, काहे 4G हुए हो? रफीक ने उसे देखते ही पूछा। भैया, दो तीन लड़के लाइब्रेरी के बाहर पोस्टर फाड़ रहे हैं, बिरजू ने हाँफते हाँफते ही सारी बात कही। रफीक, जो वैसे ही बिखरा हुआ था, और उबल पड़ा। उसने कुर्ते की बाहें चढ़ाई और तेज कदमों से लाइब्रेरी की ओर चला। लाइब्रेरी गेट पर ही उसने एक लड़के को फटा पोस्टर हाथ में लिए और संजय से बात करते देखा। अब लगभग दौड़ते हुए वह लड़के तक पहुंचा और बिना बोले ही उसे गर्दन से दबोच कर दीवार के सहारे लगा दिया। पोस्टर काहे फाड़ा रे साला? रफीक ने लड़के के गाल इस तरह दबाए कि लड़के के होठ बाहर की ओर निकल आए। संजय ने बीच में पड़ते हुए कहा, मियाँ बात तो सुनो। संजय ने लड़के को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, बात का आदमी ही नहीं है ये, लाख से सुनेगा। देख नहीं रहे हो, मुंह नहीं आया और ताव देखो इसका। कहते हुए रफीक ने लड़के को एक चांटा रसीद दिया। अरे मियाँ, डॉक्सा। संजय की बात रफीक ने फिर आधे में ही काट दी और तेज में कहा,
डाक डाकिन जिन्न जिन्नात सब निकालेंगे नेता। देखो ना, अभी फौरन अल्लाह अल्लाह बोलेगा। नाम क्या रे साला? रफीक ने अब गाल छोड़कर गिरेबान पर मुट्ठी कसते हुए पूछा। मियाँ सुनो भाई, भौजाई का। संजय को फिर रफीक ने अधूरे में काटा। नेता ऐसे लड़ बाकुरों के लिए उसका कसम कसम मत देना। बता दे रहे हैं, हम मान नहीं पाएंगे। कहते हुए रफीक ने फिर लड़के से कहा, नाम भुला गया क्या रे? इसरार हसन। इसरार हसन। और बाप का नाम? लड़के ने कुछ नहीं कहा। संजय भी कुछ देखकर सिर पकड़कर चुप बैठ गया। 2 क्षण की ही चुप्पी रही होगी कि पीछे से आवाज आई, डॉक्टर मुस्तकीम हसन। अब की बार आवाज लड़के की नहीं बल्कि पीछे से आई। यह जनाना आवाज थी और इस आवाज को रफीक खूब पहचानता था। यह उजमा की आवाज थी। लड़का और कोई नहीं बल्कि उजमा का छोटा भाई था। रफीक को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति थी। उसके नाक और कान शीतलहरी की हवा की तरह सुन्न हो गए। वह धीमे से गिरेबान छोड़कर लड़के का कॉलर ठीक करने लगा। झेपता हुआ ही सही वह अभी कुछ बोल पाता, तब तक उजमा उसे अंगार आंखों से घूरती अपने भाई का हाथ पकड़कर सामने से ही चली गई। जाते हुए रफीक बस उसके मुंह से एक ही शब्द सुन पाया, जलील इंसान। और यही शब्द सुनकर उसके जाते ही संजय सामने पड़ी बेंच पर ही हंसते हंसते दोहरा हो गया। इसका भाई था क्या नेता? रफीक ने बुझी आवाज में पूछा। हाँ, दर्जा 12 का विद्यार्थी। ज्ञानपीठ का स्कूल, शहर की सफाई का प्रोजेक्ट मिला था, वही कर रहा था। संजय ने हंसते हंसते ही कहा। तभी आज कटी कटी सी थी। भाई था ना कॉलेज में, कैसे बात करती? रफीक ने कहा। सोच कर खुद को तसल्ली दी और फिर अचानक संजय पर झुंझलाया हुए कहा, तो भोसड़ी के बता नहीं सकते थे कि उसका भाई है? और क्या कर रहे थे? बता ही तो रहे थे। कहे कि डॉक्टर साहब का बेटा है तो तुम डाक डाकनी जिन जिन्नात झाड़ने लगे। कहे कि भौजाई का भाई है तो तुम कसम तोड़ने लगे। तुम भोसड़ी के डॉक्टर डॉक्टर बोल रहे थे, भौजी भौजी बोल रहे थे, साला साला नहीं बोल सकते थे? कहते हुए रफीक भी बेंच पर ही ठसक कर बैठ गया। रफीक की यह बात सुनकर साथ खड़े बिरजू को भी हंसी आ गई, जिसे देखकर रफीक का पारा और चढ़ गया। ते कहाँ हंसत बड़े रे, यही साले की गलती है। ऐसे हाँफते आया जैसे इसके पीछे चोटी वाली पड़ी है और आज खून पी ही जाएगी इसका। भाग साले, जाके एक बोतल पानी ले आ। रफीक ने गुस्से में, अब हंसी निकल गई थी। दोनों तब तक बेबाक हंसते रहे जब तक लाइब्रेरियन ने आकर शांत रहने की ताकीद न कर दी। लाइब्रेरी जाने का तो कोई कारण था नहीं, सो दोनों बाहर की ओर बढ़ चले। रास्ते में ही उन्हें डॉक्टर साहब बैठे हुए दिखाई दिए। उन्हें देखते ही रफीक ने कोफ्त से बुरा सा चेहरा बनाया। हालांकि संजय उन्हें देखकर रुका और पूछ लिया, डॉक्टर साहब सब खैरियत है? ठीक ही है, डॉक्टर साहब ने कहा। और आपके बादशाह? रफीक ने छेड़ने के अंदाज में कहा, जिसके बदले संजय ने रफीक की कलाई दबाकर चुप रहने को कहा। लेकिन तब तक आग लग चुकी थी। डॉक्टर साहब शुरू हो चुके थे। वह एक टक रफीक को देखते हुए बोले, बादशाह की क्या पूछते हो? रंगरलियों में डूबे हैं। एक आंख पर सुरा और दूसरे पर सुंदरी की पट्टी बंधी है। गुलाम कादिर भी फरार है। वह उसकी ताकत से वाकिफ ही नहीं है। शैतान का साथ है उसे। आ गया तो कयामत ही आएगी उस रोज। डॉक्टर साहब अभी और कुछ बताते मगर तब तक रफीक संजय को खींच ले गया। चल भाई, नहीं तो ये लड़बक पागल कर देगा।